नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। 5 मिनट का ये करंट अफेयर्स का कार्यक्रम। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है अखबार में, उस पर आधारित है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रारंभिक परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के दोनों को कवर करते हुए लेकर चल रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपने देखा होगा कि मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग लिखते चलिए। कुछ विद्यार्थी ही केवल प्रश्न को लिखने का कार्य करते हैं। अगर आप आज नहीं लिखेंगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि कल आपको प्रश्न लिखना ही पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि इस बार अगर आपका पीटी निकले तो मेंस रुक जाए। इसलिए आंसर राइटिंग आप लोग लगातार करते रहिए। लगातार अगर आप आंसर राइटिंग करते रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जब पीटी क्वालिफाइंग हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम क्वेश्चंस भी दे देते हैं क्लास के बाद में कि भाई इससे कैसे क्वेश्चंस बनेगा मेंस का। आप लोग बस केवल वीडियो देखते रहिएगा, फॉलो अप करते रहिएगा, और अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जुड़ भी सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आज की नहीं, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है ये, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई थी, अभी आपने देखा होगा आरबीआई की रिपोर्ट आई 2 दिन पहले, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति की रिपोर्ट में 2 तरह की बातें कही गई हैं उस रिपोर्ट में। एक तो उन्होंने क्या किया है कि नीतिगत जो पहले थी, अर्थात जो नीतिगत दरें थी, उनके बात की है आरबीआई के द्वारा, नीतिगत दरों की बात की है। दूसरी, नीतिगत कुछ पहले भी की हैं आरबीआई ने, कुछ नई पहलों की घोषणा की है कि आरबीआई ने कहा है कि हम ये भविष्य में करने वाले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मौद्रिक नीति होती क्या है। तो आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति लाई जाती है। मुद्रा की आप यहाँ पर पूर्ति पर नियंत्रण करने का तात्पर्य यह है कि अगर मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में, तो उसके कारण से, मनी सप्लाई बढ़ने के कारण से, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण से इन्फ्लेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, महंगाई की दर बढ़ जाती है, और इसी कारण से अर्थव्यवस्था में एक चुनौती बनकर उभर कर आता है। ऑलरेडी हमने पढ़ाते समय ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर किए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमने एक वीडियो बना रखी है जो हमारे फ्रंट पेज पर ही लगी रहती है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको इन्फ्लेशन समझ में आ जाएगा कि क्या है इन्फ्लेशन, किस तरह से कार्य करता है। तो आरबीआई ने ये घोषणा की है, तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वास्तव में इसको बनाता कौन है मौद्रिक नीति। तो इसको बनाने का दायित्व तो वास्तव में क्या है कि मौद्रिक नीति समिति का है। मौद्रिक नीति को घोषणा के संदर्भ में, और ये मौद्रिक नीति समिति जो है उसका गठन 2016 में किया गया था, और इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि पहले क्या होता था कि आरबीआई ही मौद्रिक नीति की जब घोषणा करता था तो मौद्रिक नीति को बनाने का काम करता था। तो उसमें एक दिक्कत ये आती थी कि उसका मूल्यांकन करना, उसका क्या प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था में, उसका क्या परिणाम आएगा अर्थव्यवस्था में, उसका मूल्यांकन करना आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, जो 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें आज वर्तमान में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी दिया है कि कौन कौन इसमें शामिल है वर्तमान में। 6 सदस्यीय में शशिकांत दास हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर मृदुल के सागर हैं, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा है, डॉक्टर शशांक भिड़े हैं, और डॉक्टर आसमा गोयल है। ये चारों अर्थशास्त्री हैं, 4 अर्थशास्त्री इसमें दिखाए गए हैं जो कि मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जो 6 सदस्यीय समिति है। और आरबीआई के अधिनियम के अनुसार मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम
4 बार बैठक करना चाहिए, इस तरह की बात की है। और ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसका परिणाम आया, उसकी समीक्षा करना भी इस समिति का कार्य होगा, इस तरह की बातें लिखी गई। अब ये तो मौद्रिक नीति समिति यहां पर आ गई। तो अब ये जो अप्रैल में आई है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति, तो उन्होंने क्या घोषणाएं की हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो आपको याद रखना कि दरें और अनुपात को अगर देखा जाए तो आरबीआई ने कह दिया है कि हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं इसमें, आप चिंता मत करिए, अब चिंता मत करिए, हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं नीतिगत रेपो दर 6.5% है, पहले भी थी, अभी भी रहेगी। प्रत्यावर्तनीय रेपो दर 3.35% होगी। स्थायी जमा सुविधा 6.25% होगी। सीमांत स्थायी सुविधा 6.75% होगी। बैंक दर 6.75% होगी। नगद आरक्षित अनुपात CRR 4.5% होगा। वैधानिक तरलता अनुपात SLR 18% होगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, आरबीआई ने यह साफ कह दिया। आरबीआई ने एक बात और कही कि भारत की विकास दर कितनी है, इस पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं आरबीआई ने। आरबीआई ने 2024-25 के लिए अर्थव्यवस्था के विकास की दर को अनुमानित किया है कितना, 24-25 के लिए 7%। और उन्होंने कहा कि कैसे ये 7% हम अचीव करेंगे, तो उन्होंने तिमाही के आधार पर ये बातें रिप्रेजेंट की हैं। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में 7.1% रहेगी, दूसरी तिमाही में 6.9% रहेगी, तीसरी तिमाही में 7% रहेगी और चौथी तिमाही में भी 7% रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल हमारी 24-25 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रहेगी कितने परसेंट दोस्तों, 7% रहेगी। ये बात उन्होंने की है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। अब उन्होंने कहा कि इससे पहले की भी स्थिति जान लो भैया, इससे पहले की स्थिति भी जान लो कि कितने परसेंट विकास दर। उन्होंने कहा 2021-22 में 9.7% की थी। कितने परसेंट की थी, 9.7% की थी 2021-22 में। 22-23 में जो है वृद्धि दर 7% थी। कितने फीसदी थी, 7% थी। और 2023-24 में जो जीडीपी की वृद्धि थी 6.7% थी। ये तो हो गई उन्होंने ग्रोथ रेट की बात की कि भाई इतने परसेंट ग्रोथ रेट हम अचीव करेंगे। इस मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट में ये बातें मेंशन की गई। अब ये तो बातें मेंशन की गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हम कुछ नीतिगत पहले कर रहे हैं जो भविष्य में हम लागू करेंगे अपने देश के अंदर। तो क्या पहले उन्होंने लागू करने की बात की, तो उन्होंने कहा, क्या आरबीआई के गवर्नर ने कुछ नीतिगत पहलों में कहा कि सेवरॉन ग्रीन बॉन्ड के ट्रेडिंग की अनुमति अब गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भी होगी। ये बात उन्होंने कही। क्या की अनुमति हम दे रहे हैं, कहां पर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। अब ये सोच रहे होंगे आप, सेवरॉन ग्रीन बॉन्ड ये क्या है? ये एक बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब एक ऋण पत्र है, और ऋण पत्र है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के को वित्त पोषित किया जाता है, अर्थात वित्त की व्यवस्था की जाती है जो हरित परियोजनाएं होती हैं वास्तव में। और हरित परियोजनाएं जो होती हैं उनके वित्त पोषण का काम किया जाता है। और सेवरॉन ग्रीन बॉन्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूति है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। और सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की जाती। किसके द्वारा जारी की जाती है? सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा ये जारी की जाती है। इसको अनुमति दी जा रही है, आरबीआई ने कहा, क्या, कहां पर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। एक तो न्यूज ये लिखी हुई है, ठीक है, कि हम इसको अनुमति देंगे भविष्य में। दूसरा, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल योजना के लिए मोबाइल ऐप की भी बात कर दी गई है। यहां ये क्या है, मोबाइल ऐप की भी बात कर दी गई है। इन्होंने कहा कि देखो भैया, निवेशक जो अभी निवेश करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अभी निवेश करते हैं, तो उनके लिए क्या है प्रावधान, उनको एक वास्तव में क्या है कि निवेश करने की जो अनुमति दी गई है
ठीक है, वो अनुमति हमने 2021 में दी थी। ठीक है, कहां पर? 2021 में मैंने ये निवेश करने की अनुमति दी थी और आरबीआई ने व्यक्तिगत निवेशक को सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति 2021 में दी थी, ये उन्होंने कहा गवर्नर साहब। फिर अब नया क्या होगा? उन्होंने कहा कि मोबाइल के माध्यम से अब, ठीक है, और उसके लिए हम एक ऐप लॉन्च करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? हम एक ऐप लॉन्च करेंगे और ये सुविधा अब हम क्या करेंगे, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल की पहुंच के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसमें इस तरह की सुविधा अब देने का प्रावधान हम करेंगे। तो दूसरी न्यूज ये है, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल योजना के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च कर रही है और इसके माध्यम से अब निवेशक को निवेश करने की अनुमति दी जाएगी भविष्य में। आरबीआई ने यह भी घोषणा कर दी। चलिए, दूसरी न्यूज तो ये हो गई। अब तीसरी न्यूज क्या कह रहा है आरबीआई? ठीक है, वो कह रहा है कि आरबीआई बैंकों की तरलता कवरेज फ्रेमवर्क आवश्यकताओं की भी समीक्षा करेगा। देखो, जोखिम को कवर करने के लिए आरबीआई ने समय समय पर प्रावधान किए कि भाई जोखिम को कवर करना है तो समय समय पर इसके लिए हमें कुछ प्रावधान भी लाने पड़ेंगे। और इसीलिए जोखिम को कवर करने के लिए समय समय पर जब प्रावधान किए हैं तो आरबीआई ने क्या है कि तरलता कवरेज अनुपात एलसीआर को लेकर आया इस जोखिम के संदर्भ में कि भैया प्रत्येक बैंक को अगले 30 कैलेंडर दिनों में अपेक्षित सुक्त नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का एक स्टॉक बनाए रखना होगा। मतलब एक तरल संपत्ति का स्टॉक बनाए रखना होगा। जो बैंक है उसी को हम कहते हैं तरलता कवरेज अनुपात के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी अब समीक्षा करने की आवश्यकता है। जो हम अब करेंगे कि वास्तव में कितना इसको बनाए रखना है, कितना एक तरह से ये कारगर रहा और किस प्रकार से ये काम कर रहा है, इसके संदर्भ में भी आरबीआई ने ये बात कर दी। आरबीआई ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कैश डिपॉजिट फैसिलिटीज इन बैंक थ्रो यूज टू यूपीआई सून। ये भी उन्होंने एक प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि कैश डिपॉजिट फैसिलिटीज बैंकों में हम यूपीआई के माध्यम से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं आप? उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस एटीएम ब्रांच में जाना होगा जिसमें नकदी जमा करने वाली एक मशीन लगी हुई है। फिर क्या करना होगा, इसके बाद उस एटीएम में यूपीआई नगद जमा विकल्प चुनना होगा कि यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, वह राशि दर्ज करनी होगी जिसे आप जमा करना चाहते हैं और ऐसा करने पर उस एटीएम के स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपने फोन पर यूपीआई ऐप खोलना होगा और सीडीएम की स्क्रीन पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन कर लेंगे आप। पैसा जमा करने के लिए करेंसी नोटों को मशीन में गिनने और स्वीकार करने के लिए बैट के अंदर रखना होगा। उसके बाद लेन देन पूरा हो जाएगा और मशीन अपने यूपीआई ऐप पर भी इसकी पुष्टि की जाएगी कि आपका पैसा जमा हो गया। अभी कैसे होता है? तो फिर अभी क्या होता है, आप एटीएम के माध्यम से जमा करते हैं। आपने देखा होगा, डेबिट कार्ड लगाते हैं उसके माध्यम से जमा करते हैं। अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो अकाउंट नंबर पूछता है। अब क्या है, यूपीआई के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हो। जो आपकी यूपीआई आईडी है उसके माध्यम से भी जमा कर सकते हो। यूपीआई ऐप के माध्यम से जमा करते हो। तो कैश के डिपॉजिट करने की अनुमति यूपीआई माध्यम से भी करने की बात कर दी गई है वर्तमान में आरबीआई के माध्यम से। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या है, पीपीआई के लिए भी आ गया है नया अपडेट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए भी नया अपडेट आया है आरबीआई के माध्यम से। अब इसके लिए भी नया अपडेट आया है। तो अभी क्या है कि ये जो अपडेट है ये फिलहाल में जो है भविष्य में लागू किया जाएगा, ये भी आरबीआई के द्वारा कह दिया गया है। तो अब ये अपडेट क्या है? देखिए, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या है कि वास्तव में क्या है कि जस्ट लाइक आप ये समझ लो, पेटीएम है, एयरटेल है, ये पेमेंट बैंक है।
लेकिन पेमेंट बैंक से पहले एक संकल्पना हुआ करती थी जिसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते थे, और ये वॉलेट के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर किया करते थे। अर्थात वॉलेट में पैसा होगा, वॉलेट के माध्यम से क्या है कि पैसे को ट्रांसफर करने का काम किया करते, जिन्हें हम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि आप यूपीआई आईडी बनाइए, अपने बैंक अकाउंट को जोड़िए और उसके माध्यम से आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पहले क्या करते थे, चार्ज लिया करते थे, पहले चार्ज लिया करते थे। तो उसी के संदर्भ में ये एक तरह से दिया गया है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, कार्ड धारकों को बैंक खाता धारकों की तरह तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के जरिए यूपीआई भुगतान करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। क्या प्रस्ताव किया गया है यहां पर प्रस्ताव किया गया है कि जो बैंक खाता धारक की तरह ही तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के जरिए आप भुगतान कर सकते हैं, इस तरह की सुविधा भी देने की बात करने का विकल्प दिया गया। अब यहां पर क्या है कि जब थर्ड पार्टी के यूपीआई ऐप के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो तो इसका एक विस्तारित होगा, जो छोटे लेन देन हैं उनको करने में और आसानी हो जाएगी, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पेमेंट करते हैं, और ये अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये लाया गया। तो इस तरह से ये प्रावधान किए गए हैं आपके, ठीक है। वर्तमान में प्रीपेड कार्ड का उपयोग केवल पीपीआई या प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता द्वारा किए गए एप्लीकेशन ऐप का उपयोग करके यूपीआई लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। पीपीआई जारीकर्ता एक बैंक या गैर बैंकिंग इकाई जैसे फोन पे, पेमेंट्स वन, मोबिक सिस्टम कुछ नाम हो सकते हैं। आरबीआई ने इसी के संदर्भ में कुछ भुगतान सुविधा को सरल बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाने की बात कही। तो ये हमारी हो गई क्या, आरबीआई की नीतियों में कुछ परिवर्तन करने की बात कही है। अब देखो, आपको ये जो न्यूज है, ये न्यूज तो आपको लग रहा होगा अरे ये भविष्य की योजनाएं हैं, और भविष्य की योजनाएं हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम इन पर ध्यान क्यों दें, यही प्रॉब्लम है। आरबीआई ने जैसे अभी घोषणा की है तो जाहिर सी बात है कि घोषणा करने का मतलब है कि मौद्रिक नीति में ही उसको लागू करेगा 2 महीने के अंदर ही, जाहिर सी बात है 2 महीने के अंदर ही इसको लागू करेगा ये सारी चीजें। अब 2 महीने के अंदर ही जब इसको लागू करेगा तो ऐसी स्थिति में आपके एग्जाम से पहले ये चेंजेस होते हुए दिखेंगे, और जब चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे तो एक प्रश्न बनाएगा आपका पीटी में, कैसे ये पीटी में बनाएगा क्या, कैश डिपॉजिट फैसिलिटीज जो है यूपीआई के माध्यम से भी की जा सकती है। अभी है नहीं, अभी तो है नहीं, और फिर क्या होगा जब अभी है नहीं, भविष्य में इसे लागू किया जाएगा और आप ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान नहीं देंगे वहां क्वेश्चंस गलत करके आ जाएंगे, खासतौर से यूपीएससी में। तो याद रखना है कि भविष्य में चेंजेस होने वाले हैं, इन पर कड़ी निगाह रखनी है आपको, ये कब चेंजेस हो रहा है। अखबार की जो न्यूज होगी वो बहुत छोटी होगी, क्योंकि आरबीआई अभी बता रहा है, और जब बहुत छोटी न्यूज होगी तो उस कंडीशंस में क्या है कि आपको इस पर निगाह रखते हुए काम करना है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। हम इसी तरह से समय समय पर ये वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर लीजिएगा और इष्ट मित्रों को बता दीजिएगा। हम 5 मिनट का ये करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जिसमें आपको साधारण जो जानकारी जो अखबार में मिलती है उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ में, अपने नए टॉपिक के साथ में, करंट अफेयर्स का क्या चल रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।